हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपन एजुकेशन चैनल। आज से हम अपने चैनल पे एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज़ योर रैपिड रिवीजन फॉर द क्लास 12th। ठीक है, तो क्लास 12th एज यू नो दैट कि चाहे सीबीएसई हो या फिर स्टेट बोर्ड्स हो, तो जो एग्ज़ाम होते हैं फाइनल वो मार्च तक हो जाते हैं आपके पास। ठीक है, तो जो ये टाइम होता है ये होता है आपका रैपिड रिविजन्स का, कि जितना हो सकता है आप जल्दी जल्दी चैप्टर्स को कैसे कम टाइम में रिवीजन कर सकते हो। उनकी उन 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 रिवीजन्स में से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत है, कैसे आप बिल्कुल शॉर्ट्स में नोट्स बना सकते हो। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि कैसे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कैसे उनको प्रैक्टिस करना है। मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, तो ये हमारे सेशन हुआ करेंगे। ठीक है, तो मैं आज से ही जो है आपके लिए फ़िज़िक्स का क्लास 12th की रैपिड रिवीजन स्टार्ट करने जा रही हूँ। ठीक है, तो क्लास 12th में फ़िज़िक्स की और केमिस्ट्री, फिज़िक्स और केमिस्ट्री का ट्राई करेंगे हम। रैपिड रिवीजन्स होगी, साथ में हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जो केमिस्ट्री है वो तो फिर भी थियोरेटिकली बेस करके एक्सप्रेशंस करके हो जाता है। फिज़िक्स में अब क्या हो गया है, चाहे स्टेट बोर्ड्स हो, पहले तो होता था कि जो सीबीएसई है उसका जो एक्सटेंट है वो थोड़ा हाई लेवल का होता था, स्टेट बोर्ड्स का एज़ कम्पेयर टू लेस होता था। बट अभी स्टेट बोर्ड्स ने भी क्या करा है कि जो लेवल है वो सीबीएसई के इक्वल करना स्टार्ट करा है। उतना ज़्यादा एक्सटेंड डिफ़िकल्ट लेवल नहीं है, बट फिर भी करना स्टार्ट करा है। ठीक है, लाइक अगर हम एचपी बोर्ड की बात करें तो एचपी बोर्ड ने अपना जो पैटर्न है वो चेंज करा है। वो जैसा आप सीबीएसई में होता है वैसा ही, तो बाकी बोर्ड्स ने भी आने वाले टाइम में क्या होगा कि आपके पास पैटर्न चेंज होगा। तो सीबीएसई जैसा पैटर्न हर जगह आ रहा है, राइट। तो कौन से उनमें इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, कौन से चैप्टर्स से मोस्टली न्यूमेरिकल्स आते हैं, या फिर जो एक्सप्रेशन है कौन से आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, वो हम बात करा करेंगे। ठीक है, डिटेल जो एक्सप्रेशंस है या कोई भी डेरिवेशंस है वो मैं आपको यहाँ पे नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि आई थिंक सो आपने वो सारा कर रखा होगा, आपके पास नोट्स बन चुके होंगे, क्योंकि अब तक सभी कोई भी स्कूल्स हो ऑलमोस्ट सिलेबस ख़त्म हो जाता है आपके पास, तो नोट्स आपके पास होंगे। तो हम अपनी क्लास में ओनली रैपिड रिवीजन करेंगे। ठीक है, ताकि आप एक आधा पौना घंटा या 1 घंटे में पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज़ कैसे कर सकते हो, उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी हम अपना क्लास 12th का जो फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर है वो है आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये आपका चैप्टर है। इसमें से बहुत सारे जो टॉपिक है वो डिडक्ट हो चुके हैं, हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे। अब चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड हो या आपके पास सीबीएसई हो, सभी का सिलेबस आपके पास सेम ही है, तो डिडक्शन वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो है वो है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगर आप फिजिक्स पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि जो स्टैटिक वर्ड है ना, स्टैटिक, इसका मतलब क्या होता है हमारे पास रेस्ट। ठीक है, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रेस्ट। इलेक्ट्रो से हम ले लेते हैं चार्ज, मतलब कि इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रॉन से हम चार्ज। तो चार्ज द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडीड अबाउट द चार्जेस एट रेस्ट। मतलब कि फिज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें हम चार्जेस के बारे में तो पढ़ते हैं, बट वो चार्ज क्या है आपके पास, रेस्ट पे है, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसमें आपका चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड वाला, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन दोनों में जो चार्ज है वो क्या है हमारा, रेस्ट पे है। जब आपकी सेकेंड यूनिट आती है जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें क्या है, चार्ज की मूवमेंट है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर आ जाता है हमारे पास। जब हमारा चार्ज जो है मूव करना स्टार्ट करता है, या हम उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी में स्टडी करेंगे, वो भी आने वाले दिनों में हम चैप्टर्स देखेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है आपके पास, स्टडी ऑफ चार्जेस। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बात आती है चार्जेस के ऊपर कि व्हाट इज़ चार्जेस। ठीक है, चार्जेस क्या है, यहाँ से कैसे, एज यू नो दैट, जितना मेरे को पता है कि आप जानते होंगे कि व्हाट इज़ चार्जेस। तो चार्जेस क्या है, कोई भी जिस पे कोई चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। ठीक है, हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती है और नेगेटिवली चार्ज बॉडी होती है, दो तरह के चार्जेस होते हैं हमारे पास। तो जो पॉजिटिव चार्ज है किसी भी उस पर, वो किसकी वजह से होता है, फिर प्रोटॉन्स की वजह से होता है। ठीक है, अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें तो वो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। एक और बात, आई नो मेरे साथ जो बच्चे जुड़े हैं मेरे चैनल पे वो एचपी टैट एग्ज़ाम्स के बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया उसके बाद आपको एचपी टीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ती है, तो उसके लिए ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि एचपी जो टीजीटी लेवल का एग्ज़ाम है उसमें जो आपका
अगर हम बात करें कि सिलेबस है वो हायर लेवल का जाता है, टैट में भी होता है, टीजीटी वाले बच्चों के लिए भी हेल्पफुल रहेगी, बट ये एक प्रॉपर वे में जो क्लास है वो 12th वाले बच्चों के लिए, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो इनको। सो इससे क्या है कि साथ ही साथ आप नोट्स भी बना सकते हो। तो हमारे पास ये आया प्रोटॉन्स, ठीक है। क्या आया आपके पास, चार्जेस पॉजिटिवली और नेगेटिवली, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। और अगर हम बात करें कि जो चार्ज होता है, चार्ज, ठीक है, इसकी ऐसे यूनिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास। ऐसे यूनिट होती है हमारे पास चार्ज की कुलम, ठीक है, कुलम होती है ऐसे यूनिट चार्ज की। बाकी ऐसे यूनिट की जो डायमेंशंस है, डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशंस में डायमेंशनल फार्मूला आपको पता होगा कि करंट है वो चार्ज अपॉन में टाइम होता है। तो यहाँ से चार्ज अगर हम निकालें करंट अपॉन में टाइम, तो करंट का डायमेंशनल फार्मूला ए टी क्या होता है इसका डायमेंशनल फार्मूला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें डायमेंशनल फार्मूला की आदत होती है MLT की फॉर्म में, बट जो करंट है उसके लिए हम ए यूज़ करते हैं। आगे जाके जब कॉम्प्लेक्सिव फॉर्म बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, तो उनके जो फार्मूला उनमें यही सारा AT कहाँ से आता है यही नहीं बच्चों को पता चलता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है ये। उसके बाद अगर हम बात करें चार्ज की, कि जो चार्ज है वो कितना होता है हमारे पास प्रोटॉन पे, तो 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कुलम। इस पे सेम चार्ज इस पे भी 1.6 इंटू में 10⁻19 कुलम, बट इस पे पॉजिटिव होता है और इस पे नेगेटिव होता है। जो अमाउंट है चार्ज का वो दोनों पे ही सेम है हमारे पास, दैट इज़ योर 1.6 इंटू में 10⁻⁻19। यहाँ पे नेगेटिव साइन आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो ये था आपके पास चार्जेस के बारे में। अगर हम एक और बात करें चार्जेस के बारे में कि जैसे अगर आपको अगर आइडिया हो कि जो एटम होता है हमारे पास कैसा होता है, एटम की बात करें अगर हम, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके बाद यहाँ पे के इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। सेंटर में न्यूक्लियस है, साइड में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ये आपको पता होगा। तो अगर हमारे पास अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम क्या है, एटॉमिक नंबर 11 है, 11 है आपके पास सोडियम में। तो अगर हम इसमें बात करें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 11 ही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 11 ही है। इफ़ वी हैव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन हैव अ सेम, देन द एटम्स या बॉडी इज नोन एज अ न्यूट्रल। कोई भी बॉडी न्यूट्रल कब होती है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो। इन केस अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो ग्रेटर हो एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, बिकॉज प्रोटॉन्स के नंबर ज़्यादा है। तो अगर 11 प्रोटॉन्स है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 प्लस और 10 नेगेटिव वो तो कैंसिल आउट हो गए, बट +1 बचा हुआ है, दैट्स वाई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। उसके बाद अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो हमारी बॉडी होती है नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, बिकॉज ये जो छोटे छोटे पॉइंट है ना, अगर हम CBSE की बात करें ना, जो आपको MCQs होते हैं, इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के ही आपको करना होता है। इसके ऊपर से ही क्वेश्चंस बनते हैं MCQ, बिकॉज एक्सप्रेशंस तो देखो, अगर जैसे अगर मैं बात करूँ CBSE की, तो उनका पेपर होता है 70 का, स्टेट बोर्ड का जितना मेरे को पता है, मतलब जितने स्टेट बोर्ड्स को मैं जानती हूँ 60 मार्क्स का होता है। तो अगर आप स्कोर करना चाहते हो मतलब कि 60+ मार्क्स किनके जाते हैं, जिनके MCQs बहुत अच्छे होते हैं। उसके अलावा जिनके MCQs अच्छे नहीं जाएंगे वो 60 तक ही रहेगा, बहुत रेयर है कि वो 60 अप करेगा अगर आपके MCQs सही नहीं है। तो MCQs को सही करने के लिए आपको अपने जो बेसिक्स है उनको क्लियर करना पड़ेगा। छोटी से छोटी बात जो आपको यहाँ पे लग रहा है ना कि दिस इज़ अ वेरी कॉमन, इसकी क्या ज़रूरत है, बट जब आप MCQ सॉल्व करोगे ना, वहाँ पर इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये इतना डिटेल में मैंने यहाँ पे इतने छोटे से पॉइंट को क्यों बताया, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ऐसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिले आपके पास, ठीक है। तो ये था हमारे पास चार्जेस के बारे में, तो मैंने बता दिया आपको। एक और बात, एक बार कई बार क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है कि अगर हम मास की बात करें ना, मास ऑफ जो प्रोटॉन्स होता है ना, मास ऑफ प्रोटॉन्स वो हमारे पास लेस देन होता है, किससे लेस देन होता है, किससे लेस देन होता है, वेट अ मिनट, लेस देन नहीं, ग्रेटर देन। जो मास ऑफ प्रोटॉन्स है ना, अगर हम बात करें प्रोटॉन्स, वो ग्रेटर है हमारे पास, ग्रेटर देन 118 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या अगर हम बात करें, यहाँ सिंपल ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ पे 1800 आएगा। इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो 1/1800 टाइम्स लेस होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं,
ठीक है, क्या मूव करते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एज कंपेयर टू हमारे पास प्रोटॉन्स। क्यों करते हैं इलेक्ट्रॉन्स मूव, क्योंकि उनका मास कम है तो वो मूव करते हैं। प्रोटॉन्स जो है वो हमारे पास कहाँ, हमारे पास हमारे सेंट्रल न्यूक्लियस पार्ट में होते हैं। ठीक है, ये भी एक बार एमसीक्यू आया हुआ है मास के बारे में। ठीक है, तो ये चार्जेस का एक आपके पास ओवरव्यू था कि क्या है चार्जेस, कौन कौन से टाइप हैं उनके ऊपर। ठीक है, अभी हम इसकी ना थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं और कैसे, हाउ कैन वी द चार्ज प्रोड्यूस्ड, कैसे हम चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में आपको पता होगा। सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं हमारे पास, सिमिलर जो चार्जेस हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट। ठीक है, ये तो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते हो। सिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, लाइक अगर पॉजिटिव चार्ज हो वो भी अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज हो वो भी अट्रैक्ट करेगा। अपोजिट चार्ज आर, वेट अ मिनट, मैंने यहाँ पे गलत लिखा है ना। जो सिमिलर चार्ज है वो क्या करते हैं, रिपेल। ठीक है, सिमिलर चार्ज क्या करते हैं, रिपेल। अपोजिट चार्जेस होते हैं जो हमारे पास, वो करते हैं अट्रैक्ट एक दूसरे को। ठीक है, क्या करते हैं, अट्रैक्ट, लाइक पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव। अपोजिट चार्जेस हो गए, ये अट्रैक्ट करते हैं। तो पहली दो प्रॉपर्टीज़ तो यही आती है इसमें। ठीक है, उसके बाद जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या आती है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है हमारे पास, देखो कंजर्वेशन लॉज पढ़ते हैं ना, उसका मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को हम क्रिएट, जिसका भी वो कंजर्वेशन है, क्रिएट नहीं कर सकते हैं, बट जितना है वो उतना ही रहेगा। लाइक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडीज टू अनदर बॉडीज। ठीक है, उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो यहाँ से ना एक बार आपको एमसीक्यूज आया हुआ है, देखो कैसा एमसीक्यूज आया है हमारे पास, कि आपके पास है सीबीएसई की बात कर रही हूँ मैं, 4Q चार्जेस को हम अभी यूनिट्स नहीं लिख रहे हैं, 3Q। ठीक है, उसके बाद है आपके पास 2Q। ये है आपके पास, मतलब ये क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन दे रखे हैं कि आपके पास 3 चार्जेस है, इनमें इंटरेक्शन हुई, इंटरेक्शंस के बाद इन पे क्या क्या चार्जेस आ सकते हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही है वो आपको बताना है। ये जो क्वेश्चन है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे है। देखो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें मैं अगर ऑप्शंस लिखूं, 2Q, 5Q, माइनस में 3Q, 2Q, 4Q, माइनस में 2Q, 2Q, 3Q और Q, 4Q, 2Q और माइनस में 3Q। ठीक है, ये आया आपके पास। अब जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आया, आपके पास मेनी चार्जेस हैं, ठीक है, और आपको बोला गया है, और एक बात, ठीक है, यहाँ पे हमने एक चीज़ स्किप करी है जब हमने पढ़ा दैट चार्ज की ऐसा यूनिट और डायमेंशन, चार्ज जो है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चार्ज इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो अगर चार्ज स्केलर है तो उसमें सिंपली प्लस होता है हमारे पास, स्केलर जैसा हम कहते हैं 1+2 मैग्नीट्यूड का प्लस। आगे जाके हम देखेंगे जैसे जैसे वेक्टर क्वांटिटीज़ आती है उनको कैसे हम प्लस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जब भी ऐसा क्वेश्चन आया कि आपके पास 3 या कितने भी चार्जेस हो सकते हैं कि उन वो दे रखे हैं, उनमें इंटरेक्शन हुई, इंटरेक्शन के बाद आपके पास बॉडीज़ के ऊपर चार्जेस क्या क्या हो सकते हैं। अब इसका टोटल चार्ज निकाल दो आप, टोटल चार्ज कितना होगा, देखो 4 है, -3 है और -2 है। तो हमारे पास कितना आएगा ये, अगर हम देखें 1 माइनस में क्यों आ जाएगा, नहीं ये प्लस है ना, 4 और 2 6 हो गया, 6 में से 3 करेंगे 3Q। तो मतलब टोटल चार्जेस हमारे पास 3 रहना चाहिए, उसके बाद बाकियों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बाकियों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो यहाँ पे ये कितना है, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7Q, माइनस में 4Q कितना आ गया 3Q। तो इसका मतलब यही ऑप्शन था इसका। इसको अगर हम करते 2 2 4, 4 और 2 6, 6 में से 2 करते तो 4 आ जाना था। यहाँ पे 3 और 2 4, नहीं सॉरी 5 और 1 में क्या हो जाना था 6। ये कितना है 4 और 2 6, यहाँ पे कुछ और लगा लो क्योंकि मैंने अपनी तरफ से ऑप्शंस बनाए हैं ना, ये 4 लगा लो, तो यहाँ पे 2Q बचता है। तो इसमें राइट आंसर क्या है, देखो कितना बिल्कुल बेसिक सा, इस पर हम ध्यान नहीं देंगे इन चीज़ों पे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन सा ये आपके पास। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका।
ठीक है, तो ये चार्जेस के बारे में आया आपके पास जब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे। एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, दैट इज़ योर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो स्टेट बोर्ड में तो कई बार इसकी डेफिनेशन ही आ जाती है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज। बाकी सीबीएसई की बात करें उसमें तो हमें देखना पड़ता है, ठीक है, उसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, इतनी ज़्यादा डेफिनेशंस देखने को नहीं मिलती है हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम बात करें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है हमारे पास, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या बताना चाह रहा है वो यहाँ पे, कि जो एक चार्ज होता है ना, चार्ज वो हमारे पास प्लस माइनस एन ई के इक्वल होता है, क्योंकि चार्ज तो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। हियर एन जो है वो क्या होगा, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, जितना भी जा रहा है। दैट इज किसी पे भी जो चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा दैट द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स। कभी भी आप ऐसे नहीं बोलोगे कि किसी भी एटम पे 1.5 चार्ज है। केमिस्ट्री पढ़ते हो आप, कभी भी फ्रिक्शन में चार्ज देखा आपने, जब भी चार्ज होता है वो बोलते हैं +1 है, +2 है, +3 है, +5 है, -2 है, -3 है, -1 है। ऐसे देखा आपने चार्ज, कि चार्ज जो है वो हमेशा एक होल नंबर में होता है। तो यही हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलता है, दैट इज Q इज इक्वल टू NE। N इज नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। हियर E इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ से भी आपको कई बार न्यूमेरिकल आ जाता है, मतलब पहले आता था, अब थोड़ा लेवल एडवांस हुआ है, बट स्टेट बोर्ड में आ सकता है कि कोई बॉडी है कि मतलब आपको चार्ज जो है ना 1 कूलम दे रखा है, कि एक बॉडी है उसके ऊपर चार्ज जो है वो 1 कूलम है, बताओ उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हमें चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का रिलेशन पता है, दैट इज योर NE। तो ये क्यू है, ये गिवन चार्ज है, ये हमें कितना दे रखा है 1। एन तो हमें नहीं पता इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 पॉइंट में 6 इंटू में 10⁻⁻⁹ कूलम, यही होता है। अब इसको इस तरफ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट में 6 इंटू में 10⁻⁻⁹ n। इसको सॉल्व करेंगे, 10⁻⁹ तो प्लस हो गया ये, और 16 से अगर हम बढ़ाएंगे 10 और 16 हो जाएगा, ये 10 20 हो गया ये। और यहाँ 1/16 को सॉल्व करेंगे, 0 पॉइंट में 0 आ जाएगा, 100 हो गया हमारे पास। कितने पे जाएगा फिर ये, 6 पे चला जाएगा, 96 40 हो जाएगा, 2 पे चला जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, 5 इंटू में 10⁻20। अगर इसको ऑल सॉल्व करना है तो पॉइंट को हमने यहाँ पे 3 टाइम्स शिफ्ट कर दिया, इधर से भी 3 माइनस कर देंगे, तो 62 पॉइंट में 5 इंटू में 10⁻17 इज़ द राइट आंसर। इतने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे अगर हमारे पास 1 कूलम ऑफ चार्ज है। तो ये भी जो फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट है ये आपके पास, तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो। CBSE में भी इसके ऊपर जो है न्यूमेरिकल आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके चार्जेस की जो प्रॉपर्टीज़ है वो ख़त्म होती है। इसके बाद हम देख सकते हैं मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस, ठीक है, कैसे हम चार्जेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसके मेनली 3 मेथड्स हैं हमारे पास। फर्स्ट है फ्रिक्शन, ठीक है, फर्स्ट क्या है, फ्रिक्शन। उसके बाद हमारे पास है इंडक्शन, फ्रिक्शन, इंडक्शन, एंड देन थर्ड मेथड इज कंडक्शन। 3 मेथड है आपके पास, ठीक है। कंडक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, व्हेन द 2 बॉडीज आर इन अ कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो आपको चार्ज प्रोड्यूस करना है जब 2 बॉडीज़ क्या होती है, कांटेक्ट में आती है, लाइक दिस। हम बोलते हैं ना कि इसको रबिंग करेंगे, अगर हम जैसे ठंड होता है तो ऐसे रब करने से तो बॉडी कांटेक्ट में आ रही है ना, तो रब करने से क्या होता है, रब करने से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन गया पीछे क्या छोड़ के जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो वहाँ से चला गया, उसने वहाँ से जिस सिस्टम में था उसने लूज़ कर दिया और दूसरे सिस्टम ने गेन कर लिया। तो जो भी लूज़ करता है उस पर पॉजिटिव और जो गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव। तो जब भी 2 बॉडीज़ कांटेक्ट में आती है तब हमारे पास चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आपने कभी देखा होगा कि अपनी हेयर से अगर आप किसी उसको रब करते हो, किसको रब करते हो, स्केल को रब करते हो, तो आप ट्राई करना कि जैसे ड्राई ग्रास होता है ना, उसको देखना वो उससे क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। वो किस वजह से, कि वो जो स्केल है उसमें चार्ज प्रोड्यूस हो चुका है फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास। उसके बाद है नेक्स्ट है
देखो फ्रिक्शन में क्या हुआ कि जो बॉडी है वो कांटेक्ट में होनी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर भी एमसीक्यू आया हुआ है कि वो कौन सा मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस है जिसमें से जो आपके पास क्या है कि कांटेक्ट में बॉडीज होती हैं, तो वो है फ्रिक्शन। अब इंडक्शन क्या, इंडक्शन में कांटेक्ट में बॉडी नहीं है हमारे पास, ठीक है। लेट्स से कि आपके पास कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और उसको इसके नियर लेके आए हम, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है, तो ऑटोमेटिकली जब भी पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी है, तो जब हम पॉजिटिव को इसके क्लोज लेके आएंगे ड्यू टू द इंडक्शन दिस साइड द नेगेटिव चार्ज विल बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। नेगेटिव चार्ज अपने आप प्रोड्यूस हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया। अभी हमें नेगेटिव चार्ज ही चाहिए, तो पॉजिटिव की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम कर देंगे अर्थिंग, ठीक है। अर्थिंग क्या है, अर्थिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजेस ऑफ ए चार्जेस, तो यहाँ से एक्सचेंज हो जाता है चार्ज, अर्थ में चला गया तो इस पर नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव प्रोड्यूस हो चुका है हमारे पास, ठीक है। इंडक्शन के ऊपर ना एक न्यूमेरिक एमसीक्यूज आपको आया हुआ था कि अगर आपके पास पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी हो ना, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है, तो वो कौन सी बॉडी को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, मतलब कि एमसीक्यूज में बताया गया था कि वो कौन सी बॉडीज को चार्ज्ड करेगी। अब हम तो बोलेंगे कि अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है अट्रैक्ट करेगी किसको अपनी तरफ, हम बोलेंगे नेगेटिवली को करेगी, पॉजिटिवली करेगी, न्यूट्रल को करेगी, या फिर बोथ नेगेटिवली एंड न्यूट्रल। ये 2018 का एमसीक्यू है आपका, ठीक है। तो ये जो छोटे बिल्कुल स्टार्टिंग के चैप्टर है ना, हम इसको सोचते हैं कि बहुत ही बेसिक है, यहाँ से कहाँ एक दो एमसीक्यूज आएगा आपको, ठीक है, बिल्कुल बेसिक का। हम एडवांस के चक्कर में बेसिक को बिल्कुल भूल जाते हैं, पर बेसिक को नहीं छोड़ना है आपने, ठीक है। तो आपके पास है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, तो हमारे दिमाग में ये आता है कि जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है वो अट्रैक्ट सिर्फ नेगेटिवली को करेगी, हम ऑप्शन 1 देखते ही कर देंगे, जो कि क्या हो जाएगा, गलत। अभी हमने देखा इंडक्शन से कि ये तो न्यूट्रल बॉडी थी, तो अगर ये न्यूट्रल बॉडी थी उसको भी क्या कर रही है, इसमें चार्ज प्रोड्यूस कर रही है, तो बोथ नेगेटिवली एंड न्यूट्रल इज द राइट आंसर हियर, ठीक है। तो कोई भी चार्ज्ड बॉडी है वो सिर्फ अपने अपोजिट चार्ज को ही अट्रैक्ट नहीं करती है, अपोजिट चार्ज पे ही चार्ज प्रोड्यूस नहीं करती है, न्यूट्रल पे भी करती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, इस पे भी ध्यान देना है आपने। तो ये था आपके पास चार्जेस के बारे में, बिल्कुल बेसिक था, ठीक है। यहाँ से कैसे क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं, चाहे स्टेट बोर्ड की बात करो, सीबीएसई की बात करो, वो मैंने बता दिया। अब हम चलेंगे अपने कूलम्ब्स लॉ पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपका रैपिड रिवीजन सेशन है, जैसा मैंने लिखा हुआ है। तो रैपिड रिवीजन में ऐसा नहीं होता हम हर एक चीज़ को डिटेल में करेंगे, ठीक है। ये बात आपको समझनी है, क्योंकि नोट्स आपके पास होंगे, वहाँ से आप देख सकते हो। मेरा मोटिव जो है वो है आपके पास कि अब तक आपके किसी के तो प्री बोर्ड भी हो चुके होंगे, रिव्यू टेस्ट हो चुके होंगे, तो काफ़ी सारी रिविजन आपकी हो चुकी होगी। मेरा मोटिव है कि जो जो मेन टॉपिक्स है उनको आप पढ़ो, और न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है वो हम करेंगे, ठीक है, आने वाली वीडियोज़ में। तो अभी अभी जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे पास कूलम्ब्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट इज़ योर कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये लिख लेना, वैलिड फॉर ओनली पॉइंट चार्ज, ओनली पॉइंट चार्ज, कि अगर आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है ना उसी के लिए ये वैलिड है, उससे आगे ये वैलिड नहीं है, आगे चल के ये इसकी लिमिटेशंस में भी आता है। अब आपके न्यूमेरिकल्स आने स्टार्ट होंगे यहाँ से, तो जो न्यूमेरिकल्स आएंगे यहाँ से, जैसे भी चार्जेस फोर्सेस के ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो यहीं से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो आपके पास दो चार्जेस हैं, लेट्स से प्लस क्यू प्लस चार्ज है, उसके बाद आपके पास माइनस क्यू चार्जेस है, ठीक है। बीच में जो डिस्टेंस है वो आपका आर है। तो जो कूलम फोर्स है वो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पास, अगर हम बात करें क्यू क्यू, मतलब कि अगर हम, अब हम कैसे लें इसको, इसको क्यू ले लेते हैं, इसको प्लस क्यू, ऐसे कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। उसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के, जैसे ही हम इनको इकट्ठा करेंगे क्या हो जाएगा, Q/r² आ जाएगा। अब जैसे ही हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो क्या आता है हमारे पास, कांस्टेंट के मान लेते हैं, दैट इज़ योर के Q/r²। तो जो ये कांस्टेंट है, दिस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो इस के की जो वैल्यू है वो होती है 1/4πε0। तो एफ क्या आ गया हमारे पास, 1/4πε0 Q/r²। तो जैसे हमें लेंथी न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं तो इस टर्म को हम के लिख लेते हैं।
अब यहाँ पे आई नई टर्म एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम बोलते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी, ठीक है। अब ये परमिटिविटी का मतलब क्या है हमारे पास, देखो हमारे पास दो चार्जेस हैं, उनके बीच में फोर्सेस, ठीक है। अब परमिटिविटी क्या है हमारे पास कि जो मीडियम है ना, लाइक इनके बीच में कोई मीडियम आ रहा है, तो वो मीडियम जो है उस मीडियम की वजह से क्योंकि वो मीडियम जो है वो अट्रैक्शन को कम करेगा, राइट। वो जो मीडियम है, अगर हम दो चार्जेस के बीच में मीडियम लेके आ रहे हैं तो वो क्या करेगा, उन चार्जेस की डायरेक्शन या रिपल्शन जो भी है उसको कम करेगा। तो कितना परमिट कर रहा है चार्ज, दैट इज योर परमिटिविटी। अब मीडियम पे डिपेंड करता है, तो मीडियम नहीं है तो वैक्यूम होगा, तो एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। अगर हमारे पास कोई मीडियम है लाइक एयर है, तो क्या होगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे मीडियम आ जाता है। इसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी बोलते हैं, और ये हमारे पास परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, कुछ भी हो सकता है, वाटर, ग्लास, कोई भी मीडियम हो सकता है आपके पास, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि जब आपने इस न्यूमेरिकल्स में इसको सॉल्व करना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू में 10⁻9, भूल जाती है मैं कई बार ना, इसमें ना वैल्यूज़ में ना कन्फ्यूजन हो जाती है। हाँ यही है, तो यही है 9 इंटू में 10⁻9। तो जब भी न्यूमेरिकल में इसको बेटर है आप इसको सॉल्व याद कर लो, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी ये वैल्यू। अब बात आती है इसकी यूनिट पे, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी आपके पास। देखो यूनिट बनाने के लिए आप इस एप्सिलॉन नॉट को इस तरफ ले आओ, ले गए इस तरफ, नीचे आ गया आपके पास फोर्स, बाकी ये तो कांस्टेंट है, इनकी कोई यूनिट नहीं है, ये क्यू है, r² है, ठीक है। तो आपके पास क्यू है, चार्ज है, चार्ज की क्या होती है कूलम स्क्वायर हो गया, मीटर माइनस में जाएगा क्योंकि ऊपर, और न्यूटन मीटर। तो दिस इज द यूनिट ऑफ परमिटिविटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो यूनिट के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब चलते हैं डायमेंशंस पे। डायमेंशंस क्या है हमारे पास, चार्ज की क्या होती है ए टी होती है, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। नीचे में ये क्या है हमारे पास फोर्स, इसकी क्या होती है ML_T-2, और उसके बाद ये क्या है लेंथ इसकी आ जाएगी L2। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये L3 ऊपर जाके माइनस का, M भी माइनस का, L-3, T क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 और A। दिस इज द डायमेंशंस ऑफ परमिटिविटी, M-1, L-3 एंड T4A। कई बार इसकी डायमेंशंस के ऊपर MCQs होता है आपको फ्रेंड, ठीक है, तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो इन डायमेंशंस को, राइट। तो ये आपके पास परमिटिविटी के बारे में था, ऐसा यूनिट देख लिया हमने इसकी। अगर हम बात करें परमिटिविटी की तो क्या आई हमारे पास, वेट अ मिनट, ठीक है। अब एक चीज आती है रिलेटिव परमिटिविटी, क्या है आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी, तो इसको ER या फिर इसको डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये हमारे पास किसके इक्वल रहती है, तो अगर हमने लिखी ER इज इक्वल टू हमारे पास E मीडियम, एप्सिलॉन नॉट मीडियम और वैक्यूम की। अगर फोर्स की फॉर्म में लिखनी हो रिलेटिविटी तो हमारे पास F वैक्यूम की अपॉन में F मीडियम की, ये आता है हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की फॉर्मूला। अगर हम बात करें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर एयर 1 होता है हमारे पास, ठीक है। और अगर हम बात करें अपने पास किसका, वैक्यूम का एयर मतलब 1 होता है, एयर का 1.003 थोड़ा सा आ जाता है हमारे पास, ठीक है। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में होता है हमारे पास 81, ठीक है। वाटर में किया जाता है आपके पास 81। तो ये था आपके पास कूलम्स लॉ और रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। बाकी अगर हम बात करें कि जो कूलम्स लॉ है वो क्या है, एक टू वर्ड कंजर्वेटिव है, एक तरह से टू वर्ड्स द सेंटर लगता है, लाइन के टू वर्ड्स लगता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ पे दूसरा चार्ज, तो इस तरह से ऐसे नहीं कि वो इस तरफ चला गया इस तरफ, नो, एक टू वर्ड्स द लाइन जाता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी
ये थर्ड लॉ पे भी एप्लीकेबल है। थर्ड लॉ पे भी एप्लीकेबल कैसे है? थर्ड लॉ क्या बोलता है न्यूटन्स का? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस। कैसे होता है हमारे पास कि जैसे इसकी जितनी चार्जेस है, ये जितना इस पे लगा रहा है, मतलब अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो जितना इस तरफ हो रहा है उतना ही उस तरफ हो रहा है, मतलब कि थर्ड लॉ पे बेस्ड है हमारे पास बेसिकली। ठीक है, इसके एक्सप्रेशन के ऊपर अगर मैं बात करूँ, एज सच स्टेट बोर्ड में एक्सप्रेशन आ जाता है, CBSE में कोई एक्सप्रेशन नहीं आता है हमारे पास। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट। तो हमने कूलम्स लॉ के बारे में बात कर लिया। बाकी अगर लिमिटेशंस की बात करें कि इट इज़ अ वैलिड फॉर द पॉइंट चार्जेस, कि ये पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड है। कई बार लिमिटेशंस के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, तो मैंने लिखी थी ये वैलिड फॉर द चार्जेस एट अ रेस्ट एंड मतलब कि ये स्मॉलर डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल है। अगर चार्जेस के बीच में बहुत ज़्यादा एज 10⁻⁻15 से ऊपर अगर डिस्टेंस जाता है तो वो एप्लीकेबल नहीं होती है। अब यहाँ से आया है आपको एक न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल या चार्ट जो ग्राफ प्लॉट करने के लिए आया है, तो वो ग्राफ आप कैसे प्लॉट करोगे उसके बारे में बताती हूँ। ठीक है, MCQs आया आपको, मतलब 2 मार्क्स में आया हुआ है क्वेश्चन, देखते हैं आप उसको। मैं लिख देती हूँ कि प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन प्लॉट अ ग्राफ showing a variation between f and 1 upon में I 1 upon में r स्क्वायर, कि इन दोनों में वेरिएशन शो करी गई है बिटवीन द टू चार्जेस ऑफ ईच पेयर, between two charges of each pair। ऐसे लिखा है 2 माइक्रोकुलम 4 माइक्रोकुलम एंड 2 हम बोल सकते हैं माइक्रोकुलम माइनस में 3 माइक्रोकुलम। कि आपके पास 2 पेयर ऑफ चार्जेस है, जैसे ये है, इसका ग्राफ बनाना है पहले f अपॉन में r स्क्वायर, फिर इसका ग्राफ बनाना है f अपॉन में r स्क्वायर के बिटवीन में। तो बताओ कैसा ग्राफ प्लॉट होगा। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे f इज इक्वल टू k लेते हैं उसको। ठीक है, चार्जेस देखो कितनी दे रखी है, यहाँ पे 2 दे रखा है, यहाँ पे 4 दे रखा है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, r स्क्वायर आ जाएगा नीचे। तो f इज इक्वल टू 4 टू द 8k अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, देखो इस चीज़ को ना ध्यान से देखना, इसको मैं कैसे लिख रही हूँ, f इज इक्वल टू 8k मैंने ऐसे लिख दिया 1 अपॉन में r स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच में हमें ग्राफ बनाना है। तो ये हमारा y हो गया, ये हमारा क्या हो गया x, इसके साथ क्या होती है mx। अगर मैथ्स वाले बच्चे तो उनको पता होगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की जो इक्वेशन होती है केमिस्ट्री में, जब आप करते हो वो केमिकल काइनेटिक्स में करते हो ना, हाफ लाइफ पीरियड, उससे पहले वहाँ पे ग्राफ प्लॉट, तो वैसे ही है। देखो यहाँ पे m क्या होता है स्लोप, तो स्लोप कैसी है आपकी पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पे अगर आप फोर्स ले रहे हो अपना, यहाँ पे ले लिया फोर्स, और यहाँ पे क्या ले लिया आपने 1 अपॉन में r स्क्वायर, क्योंकि इंटरसेप्ट तो नहीं है। अगर इंटरसेप्ट की वैल्यू होती है तो ग्राफ हम कुछ ऊपर से स्टार्ट करते हैं, बट यहाँ पे कोई इंटरसेप्ट की वैल्यू नहीं है, बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट होगा, बिकॉज द स्लोप आर पॉजिटिव, तो कैसा अपवर्ड ग्राफ होगा। अब यहाँ पे चलते दूसरे केस में। दूसरे केस में क्या होगा, f इज इक्वल टू k तो एज इट इज़ 2 एज इट इज़, माइनस का 3 आ जाएगा हमारे पास अपॉन में r स्क्वायर। तो f क्या आ गया हमारे पास, माइनस में 6k अपॉन में r स्क्वायर। सेम वैसे ही, बट स्लोप कैसे है हमारे पास नेगेटिव, तो नेगेटिव स्लोप है, तो ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे करके हमें नीचे की तरफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ ए फोर्स एंड 1 अपॉन में r स्क्वायर। अगर ग्राफ होता 1 f एंड r स्क्वायर में तो इलिप्स जाता हमारे पास, तो बट ये क्या है हमारे पास 1 अपॉन में r स्क्वायर के साथ, तो डायरेक्टली रिलेशन है ना, r के साथ है इन्वर्सली रिलेशन, वो तो 1 अपॉन में r स्क्वायर के बारे में पूछ रहा है। तो ये ग्राफ ये आपका 2018 में आया हुआ है आपको क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपके पास कूलम्स लॉ के बारे में था। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट जो टर्म है वो हम यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे, फिर आपका जो चार्जेस वाला इलेक्ट्रिक चार्ज वाला जो पार्ट है वो खत्म हो जाएगा, फिर हम फील्ड के ऊपर जाएंगे। ठीक है, अभी हमने फोर्स के बारे में पढ़ा ना। ठीक है, तो देखो फोर्स था ना,
तो फोर्स इज आपको पता है, +1 में पढ़ा होगा आपने, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये? वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी जो एडिशन है वो हम सिंपली मैथमेटिक्स से, सिंपल जो अलजेब्रा है वैसे नहीं कर सकते हैं, राइट, वैसे नहीं कर सकते हैं। तो हम इसमें जो एडिशंस है वो कैसे करते हैं? देखो, अगर तो हमारे पास फोर्सेस, लेट्स से आपके पास यहाँ पे एक प्रिंसिपल होता है सुपर पोजिशन ऑफ प्रिंसिपल, सुपर पोजीशन ऑफ फोर्सेस वाला, ठीक है। तो वो क्या होता है कि आप ऐड कर दोगे, जितनी भी फोर्सेस है उसको ऐड कर दोगे ऐसे करके अप टू Fn तक। अब ये ऐड कैसे होनी है? देखो, लाइक आपके पास F1 फोर्सेस है और F2 फोर्सेस है, दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है। तो जो F नेट आएगी, अगर तो अलोंग द लाइन है कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली ऐड कर दो F1 F2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली ऐड होगी नेट फोर्स। इन केस F1 हमारी इस तरफ है और F2 इस तरफ, और बोला गया है F1 इज ग्रेटर देन F2, तो F नेट क्या होगी हमारे पास? तो F नेट होगी बिकॉज F1 इज ग्रेटर, तो F1 इसकी अपोजिट डायरेक्शन है माइनस में F2। इफ टू फोर्सेज आर इन द टू डिफरेंट डायरेक्शन तो माइनस होगा, इफ द फोर्सेज आर इन द सेम डायरेक्शन तो हमारी फोर्सेज प्लस हो जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट होती है? अगर फोर्सेस विद द एंगल हो, यहाँ पे तो एंगल 180, यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 180 है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इन केस इनसे अलावा आपका F1 इस तरफ जा रहा है और आपका F2 इस तरफ जा रहा है। अब बताओ कि जो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स होगी, नेट फोर्स होगी, वो क्या होगी? तो जब भी हमारी फोर्सेस विद द एंगल जाती है तब हम क्या करते हैं? रिजल्टेंट लेते हैं, तो ये आएगा हमारा रिजल्टेंट ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो रिजल्टेंट किसके इक्वल आता है हमारे पास? F1 का स्क्वायर प्लस में F2 का स्क्वायर, 2F1 F2 कॉस थीटा। +1 में पढ़ी थी ना हमने ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, हमने नहीं, मीन्स आपने पढ़ी होगी ना, तो वहाँ से लिया हो, या फिर अपना वो दूसरा कौन सा था, पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वहाँ से आता था ना ये रिजल्टेंट। तो आपकी जितनी F1 होगी F2 होगी, देन उनका प्रोडक्ट करके एंगल के साथ आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। अब बात आती है कि क्वेश्चन कैसा फ्रेम होगा यहाँ से, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं कि देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले, आगे हम सॉल्व भी करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ ताकि आपको पता चले कैसे क्वेश्चन आते हैं। आपके पास है एक, लेट्स से कि राइट एंगल, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसी ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये भी साइड ए होगी आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखा हुआ है कि आपके पास यहाँ पे है +Q चार्ज और यहाँ पे आपके पास -2Q चार्ज, ठीक है। यहाँ पे है -2, यहाँ पे ये वर्टिसेस ए है आपके पास, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, यहाँ पे आपने +Q चार्ज रखा हुआ है लेट्स से, ठीक है। यहाँ पे भी आपने प्लस, तो वर्टिसेस ए पर बी की वजह से और सी की वजह से कैसी फोर्सेस लग रही हैं तो वो हमने देखना है। अब यहाँ देखो, यहाँ कौन सा चार्ज है? +Q। यहाँ कौन सा चार्ज है? +Q। तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल, तो ये फोर्स इस तरफ होगी, ठीक है। इसको हम क्या दे देते हैं कि FAB, ए पे लग रही है बी की वजह से, ओके। अब यहाँ देखो, यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे क्या माइनस चार्ज, तो ये करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट। तो यहाँ वाली जो फोर्सेस होगी वो होगी डाउनवर्ड। यहाँ वाली जो फोर्सेस है जिसको हम बोलेंगे कि ए पे ही लग रही है बट सी की वजह से वो डाउनवर्ड चलेगी। तो अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालनी है इसकी रिजल्टेंट, क्योंकि विद द एंगल चलेगी तो हमें चाहिए ये एंगल। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी कितना होगा? 60। तो अगर ये 60 है, ये लीनियर पेयर बन रहा है, तो ये वाला एंगल कितना बचा होगा? 120। आपका रिजल्टेंट इस तरफ होगा। देखो, इसका रिजल्टेंट मैंने ऐसे क्यों नहीं बनाया? बिकॉज इसका जो अमाउंट है ना, मैग्नीट्यूड है इस चार्ज का, वो ज़्यादा है, तो जो वो फोर्स होगी उसकी तरफ थोड़ी सी टिल्टेड होगी, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। बिकॉज अगर आप बेसिक क्लियर नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, उसके बाद कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपको पता है रिजल्टेंट है, आपको टोटल फोर्स निकालनी है, आपको F1 चाहिए। F1 क्या है हमारे पास? FAB। तो निकाल देते हैं। FAB क्या होगा? K को K रहने देते हैं, K। Q1 क्या है? Q ही है, और ये भी क्या है? Q ही है। अपॉन में क्या आ जाएगा? A है ना बीच में डिस्टेंस, ये R² आ गया, तो क्या आ गया? K
क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ये आ गई हमारे पास एफ ए बी। अब हम ले लेते हैं एफ ए सी, वो क्या आएगी, के तो एज इट इज़ ही रहेगा, ए स्क्वायर भी एज इट इज़ रहेगा। चार्ज क्या है हमारे पास, इसके ऊपर क्यू चार्ज है और उसके ऊपर कितना है हमारे पास -2q चार्ज है, तो ये कितनी हो जाएगी हमारे पास के ए स्क्वायर माइनस में 2q स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इस टर्म को हम x मान लेते हैं। अगर ये x है तो इसको ध्यान से देखो, ये माइनस का 2x है, क्योंकि अगर ये टर्म के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर एक्स है, ये 2 माइनस का 2x, अब वैल्यू पुट कर देते हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास, सब कुछ निकल चुका है। यहाँ पे आया हमारे पास ये f1 कितनी है हमारी, x ले लेते हैं, x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में f2 कितनी है, माइनस में 2x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2x माइनस का 2x कोस थीटा, थीटा कितना आ गया 120, और कोस 120 की वैल्यू होती है माइनस में 1/2। तो बस अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारे पास। सोल्व कर देते हैं इसको, कितना आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया 4x स्क्वायर हो गया। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से कितना होगा हमारे पास, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो चुका है, ये 2 ही बचा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर, तो कितना हो गया 4 2 6 और 7x स्क्वायर, इसके ऊपर आ गया रूट, तो जब रूट उठाएंगे अंडर रूट x, तो x क्या लिया हुआ था हमने, के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इज फोर्स ऑन द वर्टिसेस ए ड्यू टू द बी एंड सी। तो कोई मुश्किल नहीं है, देखो सेम यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, खुद से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इन केस नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो, नेक्स्ट क्लास में मैं सॉल्व करवा दूंगी। आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक स्क्वायर है, इसके ऊपर यहाँ पे एक हमारे पास हम बोल सकते हैं प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे आपके पास माइनस क्यू चार्ज है, और यहाँ पे आपके पास 4q चार्जेस है। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपके पास 4q चार्जेस है, तो ये जो इस वर्टिसेस पे है, इस वर्टिसेस पे फोर्स ड्यू टू बी, इसको ए मान लो, सी एंड डी, इन दोनों की वजह से कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है वो आप हमें बताओगे। ठीक है, ये मैंने बिल्कुल सिंपल डाला है, पेपर में आपको ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपको इसकी वजह से भी है, वो जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी तब करवा दूंगी आपके पास। ठीक है, तो ये था आपके पास इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। तो जितना हमने डिस्कस करा है उन चीज़ों को अगर आप अच्छे से देखते हो तो वहाँ से आपके फुल मार्क्स बनने चाहिए। कोई कोई क्या बोलते हैं उसको, दो राय नहीं है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपको अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखना है। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे, चैप्टर 1 का जो सेकेंड पार्ट है दैट इज़ योर इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ से चांसेस होते हैं आपके हम बात करें कि एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपको। ठीक है, चलो करते हैं फिर उनको भी, जब इतना सारा कर लिया तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, ट्राई करा करूँगी जिस चैप्टर का एक ही वीडियो में हो जाए, बिकॉज 1 घंटा 1.5 घंटे की वीडियो लगातार शूट करना इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज लगातार एक 1.5 घंटा बोलना पॉसिबल नहीं होता है। जो लेंथी चैप्टर्स होंगे आपके, जैसे ऑप्टिक्स होगा आगे जाके, ऑप्टिक्स आपका लेंथी चैप्टर है, उसके 2-3 वीडियोस आएंगे आपके पास। ठीक है, ऐसे नहीं वन शॉट में। ठीक है, वन शॉट में वो क्या है, खाना पूर्ति टाइप हो जाएगा आपके पास कि हमने करवा दिया अपनी तरफ से वन शॉट में 1 घंटे में सारा कुछ, उस चीज़ का नहीं। हम इस तरह से रैपिड रिवीजन करेंगे कि इन केस अगर आपने अभी तक कुछ पढ़ा भी नहीं है तो भी आप इसको पढ़ के एटलीस्ट अपने अच्छे मार्क्स तो लेके आओ। ठीक है, तो करते हैं अभी अब अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपके पास। That is your electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अगर, क्योंकि इससे पहले मेरे साथ जो चैनल पे बच्चे जुड़े हुए थे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए जुड़े हुए थे। ठीक है, इन केस अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए भी ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है वीडियो, बिकॉज आपको भी इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप HPTET की तैयारी करो उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड से क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर्स से।
ठीक है, तो आपके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। बाकी वो है कि जो न्यूमेरिकल्स को मैं बता रही हूँ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो तो इम्पॉर्टेंट ही है। कोई भी टीचिंग एग्जाम, चाहे आप पीजीटी ले लो, टीजीटी ले लो, ठीक है, किसी के लिए भी तो इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके पास। बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारे पास कि लेट्स से कि आपके पास कोई चार्ज है, कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस क्यू, मतलब कोई भी चार्ज है, मैंने तो जस्ट प्लस क्यू लिया। तो ये जो चार्ज है ना उसके अराउंड, इसके अराउंड जो स्पेस है, अब आप बोलोगे इसके अराउंड तो बहुत सारा स्पेस है, तो हम किसको, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है। स्पेस अराउंड द चार्ज दैट इज एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको समझते हैं, इसको हम समझेंगे। कभी आपने वो देखा, ब्लैक से टॉय मैग्नेट्स होते हैं, ऐसे ऐसे दोनों, मान लो ब्लैक है ये ऐसे, तो अगर वो इतनी दूर है क्या वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को? नहीं करते हैं। जब हम एक पर्टिकुलर रीजन में लेके आते हैं तब वो अट्रैक्ट करते हैं। तो सेम कि जब तक उनका खुद का रीजन नहीं आया, मतलब हम अगर यहाँ पे रखते हैं वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे। एक पर्टिकुलर रीजन में, एक पर्टिकुलर स्पेस में, जब तक वो स्पेस में नहीं आ रहे हैं वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे। सिमिलरली लेट्स से कि ये कोई चार्ज है, ये कोई चार्ज है, तो अगर इसमें अट्रैक्शन और रिपल्शन किसी, लेट्स से कि कोई बाहर से कोई चार्ज आ, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, बाहर से हम पॉजिटिव लेके आए, तो ये पॉजिटिव लेट्स से मैंने यहाँ रखा हुआ है, तो उस पॉजिटिव को ये रिपेल नहीं करेगा जब तक इसके उस पर्टिकुलर रीजन में नहीं आ जाता है। वो उस चार्ज को कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस्ड नहीं करेगा। तो उसी स्पेस को, जो स्पेस होता है चार्ज के अराउंड, उसको क्या बोला जाता है? स्पेस है, स्पेस अराउंड चार्ज, ठीक है। कोई भी हो सकता है, ये मैंने पॉजिटिव लिया, नेगेटिव भी हो सकता है आपका। तो स्पेस अराउंड द चार्ज इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास, ठीक है। तो हम ये जानने के लिए कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इसका स्पेस है वो कहाँ तक है, वो जानने के लिए हम यहाँ पे टेस्ट चार्ज को प्लेस करते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है ये टेस्ट चार्ज क्या है। क्यू नोट क्या है आपके पास? टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव होता है। और ये वेरी स्मॉल चार्ज है, ये स्मॉल चार्ज। स्मॉल चार्ज क्यों लिया गया है? ताकि हमें इसकी 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 इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, क्योंकि अगर हम ग्रेटर चार्ज लेते हैं तो उसके चार्ज की वजह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टर्बेंस नहीं आए। दैट्स वाई हम टेस्ट चार्ज को क्या लेते हैं? अपना स्मॉल चार्ज लेते हैं हमारे पास, ठीक है। तो जहाँ पे भी हम चाहते हैं, हम जैसे अभी हमें फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, अब मैंने यहाँ लिया, कहीं पे भी अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर चार्ज की फाइंड आउट करनी है तो वहाँ पे हम टेस्ट चार्ज को प्लेस करते हैं। ये भी एमसीक्यूज बना था एक बार कि ये इट इज़ योर सोर्स चार्ज, प्लस क्यू क्या है आपका? सोर्स चार्ज, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है आपके पास। इट इज़ योर सोर्स चार्ज। और क्यू नोट इज़ अ टेस्ट चार्ज, ठीक है। क्यू नोट टेस्ट चार्ज है, मतलब टेस्ट चार्ज का मतलब है वो टेस्ट कर रहा है कि जो वो सोर्स चार्ज है उसकी जो रीजन है वो कहाँ तक है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ था एमसीक्यूज़ में कि किसी चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको फाइंड करने के लिए हम कौन सा चार्ज प्लेस करते हैं। सोर्स भी था वहाँ पे, टेस्ट भी था, तो इसका राइट आंसर है टेस्ट चार्ज। जहाँ पे भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फाइंड आउट करना चाहते हैं वो हमारा टेस्ट चार्ज। एक और बात इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, ई से डोनेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज़ अ इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज से उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दैट्स वाई हमने टेस्ट चार्ज को स्मॉल लिया है। अगर हम ज़्यादा बड़ा लेंगे तब वो उसको डिस्ट्रैक्ट कर देगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है ओनली ऑन सोर्स चार्ज। जो आपका सोर्स चार्ज है ना, सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिपेंड करती है। टेस्ट चार्ज से उसे कोई मतलब नहीं है, जैसा मर्जी टेस्ट चार्ज हो आपके पास, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो उसी की होगी, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, इनको आपने दिमाग में रखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब आपको समझ में आ गई होगी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक, वेट अ मिनट, फील्ड। मैं ये कैसे चेक करूँ आई एम ऑडिबल टू यू और नॉट? इट्स वेरी डिफिकल्ट, इतनी लंबी वीडियो भी जाएगी। वेट अ मिनट,
चेक किया जाए। सो सॉरी फॉर द रिस्ट्रिक्शन। कंटिन्यू करते हैं हम। अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर थे। अब ना एक और बात की, लेट्स से कि आपके पास कोई ए पॉइंट है यहाँ पे है ए पॉइंट, ठीक है, और बी पॉइंट यहाँ पे है। तो कोई अगर पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो ए पे होगी और बी पे होगी किसकी ग्रेटर होगी, तो ए की। कोई भी जो पॉइंट है वो कितना टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज के क्लोज है उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जितना क्लोज होगा उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन और रिपल्शन होगी ना। दैट्स वाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ए की, क्योंकि ए इसके ज़्यादा क्लोज है, वो ज़्यादा होगी। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था कि ऐसे पॉइंट लगा के ABC पैटर्न पूछा हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या था। तो अगर सी आउटसाइड हो गया रीजन तो उस पर तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, उस पर ज़ीरो। ए की ज़्यादा और बी की क्या हो जाएगी हमारे पास कम, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे, जहाँ से न्यूमेरिकल्स बनने हैं आपके। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये हमारे पास एफ, हाँ मतलब एफ ई सॉरी ई इज इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू नोट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि अगर हम बात करें कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमारे पास वो क्या हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज़ योर फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये आया हमारे पास, ठीक है। यहाँ से अगर इसकी ऐसे यूनिट पूछे कोई, तो ऐसे यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, ऐसे यूनिट क्या आएगी, न्यूटन पर कूलम। और डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशंस क्या आएगी यहाँ पे, फोर्स की क्या है ML T-2, और जो चार्ज है उसकी क्या होती है AT। ऊपर लेके जाएंगे M एज इट इज़, L एज इट इज़, T क्या हो जाएगा -3, A क्या हो जाएगा -1। तो दिस इज द डिमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अगर बात करें अब इसकी कि इसके इट इज़ अ स्केलर और वेक्टर, तो यहाँ पे हमारे पास फोर्स आ रहा है तो ये हमारे पास वेक्टर है, वेक्टर है। बाकी अगर डायरेक्शन की बात करें तो इसकी डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन इसकी कैसे होती है, सेम एज दैट ऑफ फोर्स, एज दैट ऑफ फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो सेम होती है हमारे पास, अगर हम बात करें अपनी किसके, फोर्स के। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना चाहें, अब देखो यहाँ पे हमारा सोर्स चार्ज है, यहाँ पे हमने टेस्ट चार्ज को प्लेस करा है, तो इनके बीच में अगर हमें फोर्स निकालनी है तो वो क्या होगी, F इज इक्वल टू K Q अपॉन में Q नोट अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास R²। मतलब डिस्टेंस अगर हमने R लिया है, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखें तो वो क्या आएगी, फोर्स क्या है KQ अपॉन में Q नोट अपॉन में R², और नीचे क्या हमारा Q नोट, क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई हमारे पास K अपॉन में Q अपॉन में R²। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो सोर्स चार्ज पे डिपेंड कर रही है रेदर देन द टेस्ट चार्ज। दैट्स वाई हमने ये वाला जो फॉर्मूला लिया हुआ है। बाकी अगर हम यहाँ से फोर्स निकालना चाहें वो क्या आ जाएगी हमारे पास, Q नोट E आ जाएगी हमारे पास फोर्स। यहाँ से हम ये भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास पॉइंट चार्जेस के लिए सारा। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास पॉइंट चार्जेस ही हो एक ही जगह। अगर हमारे पास चार्ज जो है स्प्रेड आउट हुआ हो तो उसके लिए 2-3 चीज़ें आपके पास, ठीक है। ध्यान से देखना इसको कि अगर ये ऐसे हमारा चार्ज स्प्रेड आउट हुआ, ऐसे ऐसे अलोंग द लाइन, ठीक है। और क्या हो सकता है कि लेट्स से कि हमने कोई सरफेस ले लिया, ऐसे कुछ भी हो सकता है, उसके ऑन द सरफेस पड़ा हो चार्ज हमारे पास ऐसे, या फिर कोई भी बॉडी है उसके अंदर चार्ज पड़ा हो, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, बिकॉज ये हमारे पास क्या होगी, कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अभी तक हम सिर्फ एक चार्ज के लिए पढ़ रहे थे, बट अब ये क्या होगी हमारे पास, कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ गई हमारे पास, ये कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जहाँ पे भी कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कॉन्टीन्यूटी में चीज़ें चल रही है छोटे 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 पार्ट्स में, तो वहाँ हमने क्या करना है, हमने इसकी मतलब ये कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। अब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो यहाँ पे हमने टेस्ट चार्ज रख दिया Q नोट, तो हम इसका छोटा सा पार्ट लेंगे एक,
एक छोटा सा पार्ट लेंगे जिसको हम डी क्यू कंसिडर करेंगे। तो इनके बीच की हम इलेक्ट्रिक फील्ड या अगर हम फोर्स फाइंड करना चाहते हैं तो फोर्स अगर हम फाइंड करें, डी एफ किसके इक्वल हो जाएगी, के, ठीक है। डी क्यू चार्ज है और क्यू नोट चार्ज है, और नीचे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। अगर आपको पता कि अगर हमें डी एफ ख़त्म करना है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। और इसमें ना हमारे पास एक टर्म आती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा से डोनेट करते हैं हम उसको, तो वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, दैट इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन में एल, लेंथ। तो यहाँ से अगर हमें इसमें चार्ज निकालना हो वो क्या आ जाएगा, लैम्डा एल, उसको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। मतलब ये स्मॉल चार्ज है ना, डी क्यू, ऐसे। यहाँ पे क्या है, यहाँ हमारा स्मॉल चार्ज है, ये डी क्यू लिया हुआ हमारे पास, यहाँ पे टेस्ट चार्ज सेम वही रहेगा, बट यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी आती है सिग्मा, जो कि किसके इक्वल होती है, डी क्यू अपॉन में एरिया के इक्वल, ये लेंथ के ऊपर है। इसमें क्या इनसाइड चला गया ना, इनसाइड चला गया तो वॉल्यूम की बात हो रही है, तो यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आती है जो कि हमारे पास किसके इक्वल होगी, डी क्यू अपॉन में वॉल्यूम। यहाँ पे क्या है, ये क्या आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी और ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो ये था आपके पास किसके बारे में, चार्ज डेंसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने इलेक्ट्रिक डायपोल पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसका एक्सप्रेशन भी आता है आपके पास, और अगर हम बात करें एमसीक्यूज में भी आते हैं ये डायपोल। क्या है आपके पास, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल अगर पूछे, डायपोल, डाई मतलब कि पोल, दो पोल है हमारे पास, दो चार्जेस हैं, तो दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस व्हेन सेपरेटेड बाय अ, तो हम देख रहे थे अपने इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है आपके पास कि दो चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस when separated by a certain distance, तो certain distance is 2a, then the given arrangement is known as a electric dipole। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं उस अरेंजमेंट को, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है आपके पास डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट, जिसको हम किससे डोनेट करते हैं, इसको हम पी से डोनेट करते हैं। वो किसके इक्वल होती है, जो चार्ज है, आइदर चार्ज मल्टीप्लाई में जो डिस्टेंस है बीच में, ठीक है। बाकी ऐसे यूनिट की बात करें तो ऐसे यूनिट क्या आ जाएगी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की, हमारे पास इसकी चार्ज एरिया की, नहीं सॉरी लेंथ की, मीटर। डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशंस क्या आ जाएगी हमारे पास, तो डायमेंशंस है चार्ज की हो जाएगी ए टी, और हमारे पास ये डिस्टेंस है इसकी क्या आ जाएगी, एम ए टी, एम ए टी के, सॉरी नोट एम ए टी, एल ए टी, क्या आ जाएगी, एल ए टी। तो ये हमारे पास डायमेंशन आ गई इलेक्ट्रिक डायपोल की। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है ना वो है, अब जो अब आएगा आपके पास इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है कि इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक डायपोल जो है हमारे पास ऑन इक्वेटोरियल लाइन को, वो कौन सी है। इसका चाहे आप स्टेट बोर्ड की बात कर लो, सीबीएसई की बात कर लो, क्योंकि सीबीएसई में सेट बनने हैं, स्टेट बोर्ड में सीरीज़ होती हैं, तो किसी ना किसी सेट या सीरीज़ में इसका जो एक्सप्रेशन है वो जाता है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिटेल एक्सप्रेशन तो नहीं बताने वाली हूँ आपको, बट जस्ट बता दूँगी कैसे आप कर सकते हो। डिटेल एक्सप्रेशन अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट कर देना, नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल मेरा बना हुआ है कृपन एजुकेशन करके ही, तो वो ज्वाइन करके आप वहाँ पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो अगर आपको नोट्स का PDF चाहिए, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल एट एन एक्सियल पॉइंट, कि अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल एट एन एक्सियल पॉइंट, एट एन एक्सियल पॉइंट, कि एक्सियल पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक डायपोल देखना है। तो एक्सियल पॉइंट की बात देखो क्या है, ये हमारे पास, बस अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया ना फिर तो कोई बात नहीं है,
प्लस क्यू हो गया, ये हमारे पास माइनस क्यू हो गया, ठीक है। प्लस क्यू हो गया, माइनस क्यू हो गया। एक्सियल मतलब कि इसके एक्सिस के ऊपर ही, मतलब सेम यहाँ पे हमने कोई पॉइंट ले लिया P, और यहाँ पे बीच में ये वाला डिस्टेंस क्या है आपका A, ये भी कितना है आपका A, क्योंकि टोटल 2A है। तो सेंटर और जहाँ तक हमें डिस्टेंस मतलब कि अपनी डायपोल मोमेंट फाइंड करना है उसको हम ले लेते हैं x, उसको हमने क्या ले लिया x। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो डायपोल मोमेंट है ना, डायपोल मोमेंट जो हमारे पास डायपोल मोमेंट होता है ना, उसकी जो डायरेक्शन है ना वो नेगेटिव टू पॉजिटिव चलती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, बल्कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव चलती है, आगे जाके हम देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन का, ठीक है, ये डायरेक्शन का भी क्या है हमारे पास इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ से देखो, हमने ये टेस्ट चार्ज रखा होगा प्लस वाला ना, तो ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस प्लस की वजह से क्या होगी, इसमें रिपल्शन होगी, तो रिपल्शन होगी तो रिपल्शन किस तरफ होनी है, इस तरफ। यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगी हमारे पास इस तरफ अट्रैक्शन। ये हुआ ना हमारे पास कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव, तो अट्रैक्शन होगी। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्लोज है तो ओवरऑल फोर्सेस हमारी किस तरफ होगी, एक मिनट, अगर हम बात करें नेट जो फोर्स जाएगी हमारी, क्योंकि ये इसके क्लोज है, अगर ये इसके क्लोज है टेस्ट चार्ज के, तो इस पर ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगी, तो नेट फोर्स जो है, नेट जो फोर्स है वो इस तरफ होगी हमारी, नेट फोर्स इस तरफ। अब आप यहाँ ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन भी किस तरफ होगी, इस तरफ। ये जो छोटे छोटे से पार्ट है ना, ये मैं क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि MCQs में आया हुआ था कि जो डायपोल मूवमेंट है वो कौन सी अरेंजमेंट है, एक्सियल या फिर इक्वेटोरियल, जब डायपोल मूवमेंट और फोर्स की डायरेक्शन सेम होती है, तो ये एक्सियल वाली अरेंजमेंट में इसी तरफ हमारी फोर्स है, इसी तरफ हमारा डायपोल मूवमेंट है। अब हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या हमारे पास, वही इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली थी ना, K इज इक्वल टू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, क्योंकि वो टेस्ट चार्ज पे तो डिपेंड नहीं करती है। दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी माइनस में क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ये हो जाएगी हमारे पास। अगर ये हमारी 1 होगी, यहाँ पे हम B ले लेते हैं, यहाँ पे हम A पॉइंट ले लेते हैं, तो ये जो प्लस वाली है किसकी वजह से होगी, A की वजह से, और ये B की वजह से। अब हमें पता है B इज ग्रेटर, जो B है नेट फोर्स, जब हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वो हमारे पास क्या आएगी, E। अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, एक और बात कि जो ये हमारा डिस्टेंस है, अगर हम ये डिस्टेंस देखें, यहाँ पे तो हमने आर स्क्वायर लिखा है ना, बट इस पॉइंट और इस पॉइंट में जो डिस्टेंस है, यहाँ तक x है, ये कितना a, तो इसके नीचे जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा x प्लस a का होल स्क्वायर, इसके नीचे जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा x माइनस a का होल स्क्वायर। तो जब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, दैट इज a माइनस में b करके, वो क्या आएगी, यही सिंपल k q, नीचे क्या आ जाएगा x प्लस a का होल स्क्वायर, माइनस में k q x माइनस में a का होल स्क्वायर। तो इसमें के क्यू तो कॉमन ही है आपका, के क्यू कॉमन आ गया, एलसीएम लेंगे, देखो x प्लस ए का होल स्क्वायर, x माइनस ए का होल स्क्वायर, ये इस तरफ चला जाएगा, इस तरफ इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स स्क्वायर माइनस में 2ax, मैंने यहाँ पे गड़बड़ करी ना, बी वाली ज़्यादा थी ना हमारे पास फोर्स जो है, तो ई बी मतलब हमें नेट निकालनी है ना, ई बी ई ए, ठीक है। ई बी हमारी क्या है, माइनस में क्यू के क्यू अपॉन में एक्स माइनस में ए का होल स्क्वायर, प्लस में हम लिखें तो के क्यू अपॉन में एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमें के क्यू लिख लिया कॉमन, तो देखो यहाँ पे तो आ जाएगा एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, तो ये यहाँ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस में 2xa, इधर क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, माइनस का ही प्लस का हो जाएगा 2xa, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4xa। देखो मैं डिटेल नहीं बता रही हूँ, जस्ट आपको आइडिया लग जाए, ठीक है। xa अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसको ना हम ऐसे लिखेंगे। अब देखो
ये के क्यू एज इट इज़ है, 4 को मैं एक्स को 2x डॉट में 2a लिख सकती हूँ, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर इसका स्क्वायर। अब q इंटू में 2a किसके इक्वल हो जाएगा, p के इक्वल, p डॉट में 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब अगर इन केस हमारा जो डाइपोल है वो शॉर्ट हो, शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल में x इज़ वेरी वेरी लेस देन a, तो ये a को हमने क्या कर दिया, x इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन हो जाएगा, a को हमने निगलेक्ट कर दिया, तो क्या बन गया के पी 2x, नीचे क्या आ जाएगा x की पावर 4, तो एक पावर कैंसिल, के पी 2 आगे आ गया x क्यूब, ये आया शॉर्ट डाइपोल की एक्चुअल पॉइंट पे डाइपोल मूवमेंट या इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये है हमारे पास इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब एक्सियल वाला मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ कि एक्सप्रेशन क्या होता है, मैं उसकी डेरिवेशन, एक्सियल तो करवा दी ना मैंने, इक्वेटोरियल का डायग्राम का बता देती हूँ कैसे क्या होगा, बाकी तो सेम ही चलेगा, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है आपके पास। तो ये होता है डायपोल, प्लस क्यू माइनस क्यू, बिल्कुल 90 डिग्री पे हमने लिया ये पी, इस पे यहाँ पे यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जाएगी, इस तरफ, यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी नीचे की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ। ठीक है, ये क्या है थीटा, ये भी क्या है थीटा, तो अगर मैं यहाँ पे पहले लाइन लगाऊँ ना, ये भी हो जाएगा थीटा, ये भी हो जाएगा थीटा। तो हमें फोर्सेस को, लेट्स से कि ये ई ए है, ये ई बी है, ये फोर्स है जो हमारे पास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई बी, इनको दो कंपोनेंट में डिसोशिएट करना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पे थीटा लगा हुआ है तो ये आएगा ई ए कॉस थीटा, और ये नीचे की तरफ ई बी साइन थीटा। इसकी बात करें तो इसका भी थीटा इसी तरफ है, तो ई बी कॉस थीटा, ई ए साइन थीटा ऊपर की तरफ, तो साइन थीटा तो हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, बचेगा क्या, ई ए कॉस थीटा, ई बी कॉस थीटा, दोनों को प्लस करेंगे ना तो यहाँ से 2e कॉस थीटा बचेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ई तो हमारे पास क्या होती है, वही क्यू के क्यू अपॉन में क्या आएगी यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस में, एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बनेगी, बाकी कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने से यहाँ से आई थिंक सो एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, इस पे रूट होता है और यहाँ पे एक्स आ जाएगा या ए आएगा यहाँ पे, है ना। तो ये इक्वेटोरियल वाली है, देखो यही मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं करवाई क्योंकि एक्सप्रेशन आपने कर रखे होंगे, बट आपको मेन जो है वो इसमें भी सेम वैसे ही आएगा कि अगर शॉर्ट डायपोल होता है तो क्या फ़र्क पड़ता है आपके पास। ठीक है, तो ये हमारे पास था इनके बारे में। अब हम चलते हैं अपने टॉर्क वाले पे, वो इम्पॉर्टेंट है। टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ, इसका एक्सप्रेशन भी आ जाता है, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 ऐसे, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है मतलब यहाँ पे होगा प्लस प्लस प्लस, यहाँ होगा नेगेटिव 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 नेगेटिव। तो हमने एक डायपोल को कर दिया प्लेस, लेट्स से ऐसे। ठीक है, यहाँ पे है चार्ज माइनस का क्यू और यहाँ पे चार्ज है प्लस का क्यू। ठीक है, तो देखो इस पे प्लस है, इस पे माइनस है, तो फोर्स किस तरफ लगेगी, इस तरफ F1, इस पे माइनस है, इस पे प्लस है, फोर्स किस तरफ लगेगी F2। तो जितनी F1 है, बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है, जितनी F1 है उतनी F2 है, तो ये लीनियर मोशन तो नहीं होने वाला है। F नेट क्या है यहाँ पे, 0, नो लीनियर मोशन, ये भी आता है क्वेश्चन, लीनियरली मूव तो नहीं करने वाली है। बट अगर हम देखें इनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, ये इस तरफ है, ये इस तरफ, तो ये क्या कर जाएगी, रोटेट, रोटेट की वजह से क्या आएगी टाउ, जो कि किसके इक्वल लगती है, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स क्या है हमारे पास, क्यू ई, ये होती है फोर्स, इनटू में अगर हम बात करें परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है हम निकालेंगे अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो हमारे पास आएगा 2a साइन थीटा। अब बोलोगे कहाँ से आया, ये ली हमने ट्रायंगल, ये बना हमारा थीटा, अब हमें निकालना है, ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर तो ये रहा, इसको यही रहने तो ये निकालना है, हाइपोटेन्यूज ये है, कितनी है ये 2a, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया 2a साइन थीटा, यहाँ पुट करा
तो ये ई को एज इट इज़ रहने देते हैं, क्यू और 2e क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट, इसको ऐसे रख देते हैं अभी, साइन थीटा। तो जहाँ पे भी साइन थीटा आता है कौन सा प्रोडक्ट आ जाता है हमारे पास, ई क्रॉस में पी। तो अगर हमें डायपोल मोमेंट करना है तो थीटा कितना होना चाहिए, 90, साइन 90 इज़ 1, क्योंकि अगर 0 हो गया मतलब जैसा है, जैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वैसे ही ऐसे डायपोल को प्लेस कर दिया तो उसमें कोई भी टाउ नहीं होगी हमारे पास, क्योंकि वो इस तरफ जाएगी, दूसरी फोर्स इस तरफ इक्वली, नो लीनियर मोशन, नो रोटेशनल मोशन। तो ये था हमारे पास टॉक के बारे में, ठीक है। अब इस चैप्टर का ना लास्ट पार्ट बचता है, उसको मैं बी करके आपको नेक्स्ट सेक्शन में करवाऊंगी, ठीक है। कौन सा बचता है, गॉस थ्योरम वाला बचता है, ठीक है। बस वो भी थोड़ा सा लेक्चर होगा 15-20 मिनट का, तो उसको हम कवर अप करके साथ ही में फिर मैंने आपको न्यूमेरिकल्स के प्रैक्टिस करवा देने हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें। बाकी थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग एंड ऑल्सो हैप्पी न्यू ईयर।